नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। पहला, क्यों मोदी जी ने नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार बताया? दूसरा, कितना कंट्रोल होगा धार्मिक उन्माद लाउड स्पीकर उतरने से? तीसरा, क्या खत्म होगा अंग्रेजों का राजद्रोह कानून? तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो मेंबरशिप भी ले लें, और मेंबरशिप लेने से आपको हर महीने एक छोटा रकम आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक मुश्त भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमारा चैनल चलने में आसानी होगी। मैं एक बात आप लोगों से और कह दूं जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, कि वो जरा बेल बटन भी अगर आप दबा देंगे तो आप तक ये बहुत आसानी से इसके नोटिफिकेशन जाया करेंगे। बेल बटन नहीं दबाया है आपने, सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल बटन नहीं दबाया है। तो सबसे पहले बात, क्यों मोदी जी ने नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों को पेट्रोल डीजल की कीमत के लिए जिम्मेदार बताया? देखिए, वो स्पष्ट है। आप उसका नाम कुछ लें, आप उसको यूक्रेन बोलें, आप उसको कोविड बोलें, इसकी वजह से उसकी वजह से, लेकिन इन्फ्लेशन बोल लीजिए, मुद्रास्फीति बोल लीजिए, आम आदमी की भाषा के लिए महंगाई भयंकर चरम सीमा पे बढ़ती ही जा रही है। अब आज नहीं तो कल किसी को क्या, मतलब सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी का एक बैकग्राउंड मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बना रहे थे कहीं ना कहीं से ऑपोजिशन रूल चीफ मिनिस्टर को घेरने के लिए। देखिए, मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी कोविड मैनेजमेंट की, कोविड पे कैसे नियंत्रण किया जाए और उसका क्या क्या है इसके लिए। वहां पर कोविड से ज्यादा ये जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, और खास करके ऑपोजिशन रूल स्टेट में, उस पर वो बात करने लगे। मोदी जी का कहना है कि नवंबर में इलेक्शन से पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल पे 10-12 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की थी, और उस समय उन्होंने एक आह्वान किया था सारी स्टेट को कि भाई आप लोग भी थोड़ा कम करिए जिससे आम आदमी को राहत मिले। बहुत अच्छी बात थी। उनका कल जब ये कोविड के लिए वो मिल रहे थे तो उन्होंने नाम लेके, एक तरह से इसको बोला जाता है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड ने इसके दाम, मतलब इस पर कोई टैक्स या वो अपने यहाँ नहीं घटाया, स्टेट टैक्सेस जो होते हैं, और इस वजह से दिक्कत है। और उन्होंने कहा ये वहाँ की जनता इससे बहुत परेशान थी। देखिए, ये बिल्कुल तय चीज़ है मोदी जी, सबको पता। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपका निर्णय इलेक्शन ड्रिवन था। आपका निर्णय कोई आम आदमी को राहत देने के लिए नहीं था। आपका निर्णय कोई इसलिए नहीं था कि भाई दाम बहुत बढ़ गए हैं तो इनको कुछ राहत देनी चाहिए। आपका इलेक्शन वोट चाहिए थे आपको, क्योंकि नवंबर के बाद आपके कहने से इलेक्शन था, दाम नहीं बढ़े। हालांकि क्रूड ऑयल का प्राइसेस के दाम उस दौरान बढ़े, लेकिन चूंकि आपका ने कह दिया था तो किसी ने दाम नहीं बढ़ाए। और निर्मला सीतारमण जी ने भी, अगर आपको याद हो, क्योंकि स्टेटमेंट अजीब से आपकी सरकार से आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी ने एक जमाने में क्या कहा था कि ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये तो ऑयल कंपनी डिसाइड करती हैं, क्योंकि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपने नवंबर में कह दिया तो स्पष्ट सामने दिखाई पड़ रहा था कि सरकार का इससे सब कुछ लेना देना है। तो इलेक्शन अच्छा हुआ क्या, इलेक्शन खत्म होते ही आपने अब तक 14 या 15 या 16 बार या 15 बार मिलके आपने दाम फिर बढ़ा दिए हैं, और पुराने प्राइस पे आप फिर ले आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये निर्णय आपने अपने चुनाव में आपका क्या नफा नुकसान होगा उसको देख के लिया था। आम आदमी से आपसे कोई मतलब नहीं था। अब एक और चीज है, ये भी जरा आप भी समझ लीजिए, जिन प्राइवेट प्लेयर्स को इस देश ने पेट्रोल और डीजल बेचने का सरकार की तरफ से काम सौंपा है, उन्होंने जब ये दाम बढ़े क्रूड उठ के, और दाम मोदी जी के कहने के अनुसार दाम बाकी कोई बढ़ा नहीं सकता था, तो इन्होंने अपने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए कि नहीं अभी हम पेट्रोल नहीं देंगे। अब एक चीज ये बताइए, क्या जब क्रूड सस्ता था, जब सरकार उसमें खूब पैसा अंधाधुंध उसमें सरकार के पास प्रॉफिट आ रहा था, तो क्या इन प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने दाम घटाए थे? तो अगर आपने, जब आप ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे, आपके ऊपर ये कोई नियंत्रण नहीं था, आपने अपने दाम घटाए नहीं थे, तो आज जब बढ़े हुए दाम हैं तो आप कैसे अपना पेट्रोल पंप बंद कर सकते हैं? ये भी कहीं ना कहीं ये सवाल आना चाहिए। ये जो पूरी कल वार्ता हुई और जो सारे चीफ मिनिस्टर्स से वो कोविड पे मिल रहे थे वर्चुअल, वो मोदी जी की आदत है, वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपने मन की बात तो कहते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, वो बातचीत नहीं करते हैं। ये ममता बनर्जी जी ने इस बात का आरोप लगाया है उन पे कि उन्होंने केवल वन वे बात की, हम लोगों की बात ही नहीं सुनी। क्योंकि ये अच्छा, इसमें कोई अजम्बा भी नहीं, ये उनकी स्टाइल है, वो वन वे ही कम्युनिकेशन रखते हैं। ममता बनर्जी जी ने ये भी कहा
कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 97,000 करोड़ रुपया बकाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को देना है। आपको याद होगा, अगर एक साल पहले जब कोविड के बाद जीएसटी का ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, अभी भी वो बहुत पैसा बाकी है, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही हमारे पास पैसा नहीं है, और भाई पैसा तो आपने स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया था और आप अभी तक उस पैसे को नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अगर आप ये 97,000 करोड़ जो हमें लेना है आपसे, जो आपको मुझे देना है, उसका अगर आप आधा भी मुझे अभी दे दीजिए तो हम बीजेपी रूल्ड स्टेट से ज़्यादा की सब्सिडी यहाँ दे देंगे। उससे ज़्यादा जो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है उससे ज़्यादा इसको घटाने की उन्होंने चुनौती दी है कि आप मेरा पैसा तो दीजिए, हम कहाँ से लाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में कह रही थी 1 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से करीब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1500 करोड़ का खर्चा आया है। लेकिन उनको दुख इस बात का था कि आप अपनी तो सरकारों की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल के इस प्रयास के बारे में कुछ नहीं कहा। मोदी जी बिल्कुल साइलेंट थे, क्योंकि एक चीज़ और है, मोदी जी जब खुद एडवोकेट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं इस पे, वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो वो खुद अपने आप को बीजेपी रूल्ड स्टेट के ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पेश करते हैं। और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट को वो आप हरदम देखिए वो बुली करते हैं, वो इज्जत देते ही नहीं है कि वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हम लोगों की एक जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें अगर मोदी जी सबके प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबको बराबर जैसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये दिक्कतें आने वाले समय में और बढ़ेगा। आपको जल्दी से याद दिला दूं, वेस्ट बंगाल का एक चीफ सेक्रेटरी वाला केस याद है ना, जब चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल वो ममता बनर्जी के साथ थे, उनके साथ क्या क्या किया गया था, ये सब है। तो वो थोड़ा केंद्र सरकार और मोदी जी को इस तरफ भी अपनी बातें को चेंज करना होगा। उद्धव ठाकरे जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उनका भी कहना है कि हमारे केंद्र सरकार के ऊपर 26,500 करोड़ बकाया है, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। भाई हर एक की अपनी समस्या, हर एक को अपनी स्टेट भी चलानी है। उद्धव ठाकरे ने आगे की भी बात कही, उन्होंने कहा कि इस देश का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है राष्ट्रीय स्तर पे, उसका 38.3% केवल महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मत कहिए कि हमने नहीं घटाया और हमने देश के बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी का 15% केवल महाराष्ट्र से आता है। वो सबको बुरा ये लगा कि जो एक जनरल इंप्रेशन मोदी जी दे रहे थे कि बीजेपी रूल्ड स्टेट ये कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, और देश और सबको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं जरा 2-3 बातें एज हम और आप जो आम आदमी हैं उनके पर्सपेक्टिव से जरा बात कर लें। अगर ये सब लोगों को इतने जनता की परवाह है तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में क्यों नहीं ले आ रहे हैं? जिस दिन आप जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले आएंगे जिसके दाम सस्ते हो जाएं, कम हो जाएंगे, क्यों नहीं ले आ रहे हैं? क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ये एक दुधारू गाय है जिससे आप बिल्कुल जहां तक हो सके वो लेना चाहते हैं। दूसरा, सुरजेवाल जी ने भी एक आरोप लगाया है, जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। उन्होंने कहा है कि 27 लाख करोड़ जो 2014 के बाद पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर केंद्र ने कमाए हैं, उसका हिसाब दें। 27 लाख करोड़ रुपए आपने कहां खर्च किए? 27 लाख करोड़ 2008 से अब तक पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस और दाम बढ़ा के केंद्र सरकार ने कमाए हैं। एक चीज और है, ये इसलिए क्योंकि आम आदमी जानना चाहता है। अभी यूक्रेन के से लड़ाई चल रही है रूस की, रूस से हमारा एक रुपी ट्रेड की बात हुई थी। यूएस ने कहा कि नहीं आप वहां से मत खरीदिए, हम उसके दबाव में आके हमने वहां से खरीदने की बात टाल दी। लेकिन अंबानी जी वहां से खरीद के ला रहे हैं सस्ते में डीजल में पेट्रोल क्रूड और यहां बेच रहे हैं। मतलब ये अच्छा है, सरकार नहीं खरीदेगी, सरकार महंगा खरीद के वो करेगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर जो हैं जिन्होंने जब इस समय ये जब दाम क्रूड के बढ़े थे उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे, अब वो जाके प्राइवेट उससे ले आएंगे। अरे भाई सैंक्शन लगाए तो वो हिंदुस्तान पे लगा है, तो मुकेश अंबानी जी क्या हिंदुस्तानी नहीं है? अब उनको ये छूट दी गई है, अब वो सस्ता ला के महंगा बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रूट तो खुल ही गया है जिससे बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए ये जो इशू है ना, ये गवर्नेंस का मैटर है, क्योंकि उसको राष्ट्रभक्ति राष्ट्र उससे न जोड़ी मोदी जी। आप अभी कोल शॉर्टेज की वजह से पावर क्राइसिस हो रही है, अब उसको भी राष्ट्रभक्ति इससे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना चाहेंगे। अरे इट इज़ अ गवर्नेंस का इशू है, आपकी गवर्नेंस फेल कर रही है, आप कोयला समय से आप पूरा आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको राष्ट्रभक्ति व्यक्ति से जोड़ना ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, कितना कंट्रोल होगा धार्मिक उन्माद लाउड स्पीकर बैन करने से। उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक फरमान निकला है कि धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के
जो जो लाउड स्पीकर लगे थे उनको हटाया जाए। दूसरा, लाउड स्पीकर का वॉल्यूम, जिसको डेसिबल वो बोलते हैं, मतलब उसकी जो ध्वनि है उसको कम किया जाए। आइडियली ये है कि वो प्रांगण से बाहर उसकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो मुझे नहीं समझ में आता, अगर प्रांगण से बाहर नहीं जानी चाहिए तो लाउड स्पीकर की मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़रूरत ही कई जगह नहीं होगी। अब सरकार का कहना है कि उसने अब तक बुधवार तक करीब 10,900 इलीगल, वो बोल रही इलीगल और अनऑथराइज्ड लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से उतारा है, हटवाया है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 2018 का आदेश है। तमाम कोर्टों ने भी इसके बारे में कई बार कहा है कि ये अच्छी गवर्नेंस के लिए है। एक चीज़ ज़रा ये बताइए, जरा ये भी तो एक समय इस सरकार को ये मतलब जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किसके आदेश, किसकी अनुमति से पिछले 4 साल से ये इलीगल लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जहाँ बजाए जाते हैं किसका फ़ायदा होता है, किसका नहीं होता है, वो एक धर्म के अलावा एक कहीं ना कहीं उसका मतलब व्यापारिक जिसको बोलते हैं एक उसकी इकोनॉमिक्स भी है। दूसरा कि एक पक्ष का ये भी मानना है कि चूंकि अब योगी जी का लक्ष्य कुछ बड़ा हो गया है, उनकी नज़र कहीं किसी बड़ी जगह पे है, तो शायद उनकी जो एक एंटी मुस्लिम स्टैंस है उसको वो कम करना चाहते हैं या उसको धीरे धीरे हटाना चाहते हैं। इस कारण से भी वो ये एक संभाव कि भाई सारे रिलीजियस और ये इस पे उन्माद ना हो, ये ना हो, इस तरह की पोजीशन, क्योंकि वो जो उनका सबसे बड़ा उनकी यूएसपी है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है। वो अपने को प्रशासनिक के रूप से अपने को बहुत कड़क मानते हैं, तो उनको शायद ये लगता है कि अगर मैंने इस तरह का दिया तो उनकी उस छवि को नुकसान पहुँच रहा है। अब अभी क्या हुआ है, 3 मई को संभवतः ईद है। अब आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, कई जगह पे आ रहा है कि 2 मई को जगराता करेंगे, कोई कह रहा है हम देवी जागरण करेंगे। तो इस पे भी कैसे रोक लगेगी या इसको क्या किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक चीज़ मैं बार बार कहता आया हूँ, कोई भी धर्म हो, धर्म प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति नफरत या इस तरह की बात करता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता है। ये मैं बिल्कुल वो है, धार्मिक व्यक्ति कभी भी, जो जिसने धर्म को समझ लिया है, जिसने धर्म को पढ़ लिया है, वो कभी भी ये प्रोपोगेट ही नहीं करेगा कि दूसरे समुदाय या दूसरा जो धर्म है उसकी भर्त्सना करो, उसको गाली दो। ये कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं करेगा, किसी धर्म का कोई हो। दूसरा, सड़कों पर और इस तरह के उस पर अगर लाउड स्पीकर और ये सब कंट्रोल हो जा रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से बहुत स्वागत योग्य कदम है। और अंत में एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बहुत पहले अटल जी ने किसी समय ये बात कही थी, राजधर्म याद दिलाया था किसी को। मेरे ख्याल में अगर ये बात है तो कहीं योगी जी को अटल जी की वजह से नहीं, अपने राजधर्म के कारण अगर ये काम कर रहे हैं तो ये एक स्वागत योग्य बात है। अब बात कर लें ये जो सेडिशन लॉ है, राष्ट्रद्रोह वाली बात जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को फाइनल हियरिंग के लिए इस सेडिशन लॉ के पिटीशन को कर दिया कि 5 मई को इस पे फाइनल हियरिंग हो जाएगी, आगे कोई इसका एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी एडिटर्स गिल्ड और मेजर जनरल एसजी वम टेकरे साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सेक्शन 124A सेडिशन का जो आईपीसी का है उसको चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कई बार ये का मानना था कि इस एक्ट का मिसयूज ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा था कि वो ये लॉ रिपील क्यों नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा महात्मा गांधी सरीखे लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासों को दबाने के लिए किया गया था। मतलब ये उस तरह का जो स्वतंत्रता संग्राम था उस समय ब्रिटिश सरकार इसको दबाने के लिए करती थी। तो आज आज़ाद भारत में सरकार इसको रिपील क्यों नहीं कर रही, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कोर्ट में कल कहा कि ये सब सारे सवाल के जवाब अब उनके पास तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना और उन्होंने 5 तारीख की डेट लगाई है। सबके लिए देखना ये है कि होता क्या है। बहुत से लोगों का ये है, क्योंकि मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ हाल के दिनों में जितना हुआ है, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप उसके मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो चाहे वो पत्रकार हो चाहे इंडिविजुअल हो, किसी के ऊपर भी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चने मूंगफली की तरह सेडिशन लॉ लगा दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।